नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है पहाड़ प्रभात में और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं चुनाव की। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक चरण में ही मतदान होगा। 14 फरवरी वो तारीख है जब वोटिंग होगी सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक साथ, और प्रत्याशियों के लिए नामांकन प्रक्रिया 21 जनवरी को शुरू हो जाएगी, जबकि 28 जनवरी वो तारीख है जब नामांकन की आखिरी तारीख होगी और 29 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। और साथ में 31 जनवरी वो तारीख है जब प्रत्याशी अपना नामांकन वापस तब तक ले सकेंगे, और जबकि 14 फरवरी को मतदान होगा, वोटिंग होगी, और फिर 10 मार्च की वो तारीख है जब मतगणना होगी, काउंटिंग होगी, और उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा कि उत्तराखंड में अगली सरकार किसकी होने वाली है। उत्तर प्रदेश सेकेंड फेज, पंजाब इन वन फेज, उत्तराखंड इन वन फेज, गोवा इन वन फेज। So Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand and Goa. In second phase, Punjab, Uttarakhand, Goa will be over. And here the issue of notification will be 21st January. Last date of nominations 28th January. Scrutiny of nominations 29th January. And last date of withdrawal of candidature 31st January. And date of poll 14th February, that is Monday. उत्तराखंड में इन दिनों बर्फबारी लगातार हो रही है। बर्फबारी के मौसम को देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं। हम लोग जब वहाँ उत्तराखंड गए थे तो जो वहाँ की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उन्होंने भी संज्ञान में लाए और इसको कैसे किया जाएगा। मतलब मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे इवन जो इलेक्टोरल ऑफिशियल्स हैं उत्तराखंड के कठिन टेरेन में वो 10-10 किलोमीटर लेके ईवीएम और पूरे पोलिंग अरेंजमेंट के साथ जाते हैं फ्रॉम द मेन रोड टू दैट पर्टिकुलर हैमलेट वेयर दे आर गोइंग। तो जहाँ पर भी बर्फबारी की उम्मीद है या कुछ है उनके पोलिंग स्टेशंस को नीचे किया जाता है and so that the elections can be held and all arrangements are also made whichever is possible into that difficult terrain so that the persons can come and cast their votes. और चुनाव आयोग की घोषणा के बाद उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो, इसके लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, ये हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 3-3 फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, तो उनको इमीडिएटली ऑपरेशन में लाएंगे। फ्लाइंग स्क्वाड में एक मैजिस्ट्रेट प्लस 3 से 4 पुलिस की लोग होंगे। तो ये हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ये 3 होंगे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, डिपेंडिंग ऑन रोटेशन। 12 घंटे या 8 घंटे का होगा तो उतना ही मल्टीपल टीम्स वहाँ पे वो रखेंगे। हमारा एक ऐप भी है सी विजिल करके, तो सी विजिल में क्या होगा, कहीं पे भी आप देखेंगे कहीं डिफेसमेंट हुआ है तो कोई भी सिटीजन जो है वहाँ जाके वहाँ उसका फोटो क्लिक करेंगे या शॉर्ट वीडियो करके उसको सेंड करेंगे तो इमीडिएटली वो हमारा डेटा बैंक में यहाँ पे आ जाएगा। उसका लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड हमें इससे मिलेगा, तो वही लोकेशन को हम जब उनको भेजेंगे जो हमारा फ्लाइंग स्क्वाड्स को, वो डायरेक्टली फ्लाइंग स्क्वाड वहाँ पे जाएंगे और जो भी डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का जो भी हुआ है या मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का कहीं पे भी वायलेशन हो तो इमीडिएटली वहाँ पे वो रेस्पॉन्ड करेंगे। तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट अभी से लागू है। फर्स्ट 24 आवर्स में हम डिफेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में जो भी है उसको इमीडिएटली रिमूव करने का काम करेंगे। तो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। हालांकि एक तारीख है सिर्फ 14 फरवरी, एक ही फेज में यहाँ पर वोटिंग होनी है। चुनाव आयोग की क्या तैयारी है वो हमने आपको बताया, निर्वाचन विभाग की क्या तैयारी है वो भी आपने जान लिया। अब जानते हैं कि राजनीतिक दलों की तैयारियां क्या हैं। विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब तो चूंकि रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई है, रोड शोज नहीं होंगे, पद यात्राएं नहीं होंगी, वर्चुअल माध्यम से ही प्रचार प्रसार करना होगा। सीधे विनोद का रुख करते। विनोद, अब किस तरीके से आगे बढ़ेंगी तमाम राजनीतिक पार्टियां, क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं वहां पर? बिल्कुल दीपा, देखिए इलेक्शन कमीशन की ओर से जो उत्तराखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है उसके ठीक बाद में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। चाहे भाजपा की बात करें तो भाजपा पूरी दमखम से और पूरे जोश से इस तारीख का इंतज़ार कर रही थी और उसके बाद में उन्होंने अपनी चुनावी तैयारियाँ और रणनीति शुरू कर दी है। और अगर बात करें रैलियों की तो जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने तमाम पाबंदियां इस चुनाव पर लगाई है और कोविड काल के बढ़ते क्रम को देखते हुए ये तमाम बंदिशें लगाई गई हैं, चाहे वो जनसभाएं हैं, पद यात्रा हो, रैली हो, बाइक रैली हो, तमाम इस तरीके के जो जहां पर भीड़ इकट्ठी हो ऐसी चीज़ों पर प्रतिबंधित लगाया है।
प्रतिबंधित किया है। लेकिन उससे ठीक पहले चाहे भाजपा की बात करें, भाजपा ने पूरे प्रदेश में यानी 70 विधानसभा में विजय संकल्प यात्रा का समापन किया है। उससे ठीक पहले कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा पूरे प्रदेश भर में चलाई है। तो दोनों ही पार्टियों ने अपनी तमाम जो चुनावी रणनीति थी, चुनावी एजेंडे थे, उनको लेकर वो जनता के बीच में गए। लेकिन कल से उत्तराखंड में इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस कर दी है कि आगामी 14 फरवरी को उत्तराखंड में इलेक्शन होना है। उससे ठीक पहले 21 जनवरी को नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि आगामी जिस तरह से कोविड काल चल रहा है उसको देखते हुए इलेक्शन पूरी तरह से एक चुनौती राज्य में है दोनों ही राजनीतिक पार्टी के लिए। हालांकि दोनों ही पार्टी अपनी जीत का दम भर रही है कि 2022 में ज़रूर जीत मिलने जा रही है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। अगर सबसे पहले क्रम की बात करें, जिस तरह से चुनावी जनसभाओं पर रोक लगाई गई है, पदयात्रा हो, रैली हो, तो उससे ठीक पहले अगर बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन की ओर से जो राज्य निर्वाचन विभाग है उसकी भी पूर्ण रूप से तैयारी की गई है। और जिस तरह से जनवरी और फरवरी की तैयारी आपने बताई, अब देखिए चुनाव क्योंकि मौसम वहाँ पर सर्द है, लेकिन सियासी जो गर्माहट है वो आप भी महसूस वहाँ पर कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप वर्चुअल माध्यम से किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या रोड मैप होगा, कैसे संपर्क साधा जाएगा, इसमें पार्टियां जुट गई हैं। अब क्या मौसम का ये खलल सियासी पार्टियों की तैयारियों में आपको दिखाई देगा या फिर निर्वाचन विभाग की जो तैयारी है उसमें दिखाई देगी? बिल्कुल दीपा, देखिए मैं आपको यही बता रहा था कि जिस तरह से ऊपरी पहाड़ी इलाकों में, चाहे उत्तरकाशी हो, रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो या फिर कुमाऊं क्षेत्र का डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ हो, ये ऐसे जनपद है जहां पर काफ़ी बर्फबारी इस समय में रहती है, क्योंकि 14 फरवरी में इलेक्शन होना है और फरवरी के लास्ट तक काफ़ी संख्या में बड़ी सर्दी का सितम यहाँ पर देखने को मिलता है। तो चुनौती ज़रूर है, क्योंकि सर्दी के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, तो जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें ज़रूर थोड़ा सा कमी आ सकती है। लेकिन जिस तरह से अभी इलेक्शन कमीशन की ओर से पूरी तैयारी अपनी कर ली गई है, चाहे वो अलग अलग यानी 70 विधानसभाओं में फ्लाइंग स्क्वाड हो, एक विधानसभा में 3 फ्लाइंग स्क्वाड फरवरी में इलेक्शन होने हैं और फरवरी बीच में उत्तराखंड के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, पिथौरागढ़ हो, चमोली हो, उत्तरकाशी, वहाँ पर बर्फबारी होती है। अब बर्फबारी के बीच में कैसे वोटिंग हो पाएगी, क्या इंतजामात होंगे, किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, इस पर लगातार नजर होगी। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए और तफसील से वहाँ का जो सियासी माहौल है वो भी समझाने के लिए। अब आगे बढ़ जाते हैं। चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। भाजपा का कहना है कि वो चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लोकतंत्र का उत्सव है जो 5 साल में आता है और हमारे उत्तराखंड की जनता बहुत जागरूक है। इस बीच में थोड़ा स्थितियां कठिन हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर विभिन्न विषम प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, ठंड का भी मौसम है, उसके साथ साथ अभी महामारी भी है, कोरोना भी है। तो कोरोना को लेकर हमने पहले ही 15 तारीख तक सभी प्रकार के जो राजनीतिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, उन सभी को रैलियों पर, सम्मेलनों पर, सभी पर पाबंदी लगाई है। अब चूँकि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और चुनाव आचार संहिता में चूँकि चुनाव आदेश के जो भी निर्देश होंगे, उन निर्देशों के क्रम में हम लोग काम करेंगे। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान के लिए, अच्छे मतदान के लिए, अच्छी सरकार चुनने के लिए उत्तराखंड की जनता आगे आएगी और अच्छी सरकार चुनेगी। चुनावी रणनीति भाजपा की कैसी होने जा रही है? हमारी चुनावी रणनीति पूरी पिछले 6 महीनों से जो हमने बनाई है, हमारे जो रोड मैप था उसका जो कार्यक्रम थे वो 6 तारीख को हमारा जो प्रमुख कार्यक्रम था वो संपन्न हो गया है, विजय संकल्प रैली। हमारे सम्मेलन इत्यादि जो थे वो भी लगभग उसी तरफ हैं। पार्टी का संगठनात्मक ढांचा मजबूत है, जनता का विश्वास है, मोदी जी का आशीर्वाद है, वो सब हमारे पास है और एक युवा सरकार है, तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ने वाले हैं। 17 में वोट परसेंटेज की बात करें या फिर सीटों की बात करें, इस बार का क्या आकलन आपका है? 17 से बड़ी विजय प्राप्त करें, इस आकलन और इस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बीजेपी की कितनी तैयारी है ये आपने सुन भी लिया पुष्कर सिंह धामी से भी और मदन कौशिक से भी। अब आगे बढ़ते चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस की क्या है आगामी रणनीति, इस पर पूर्व सीएम हरीश रावत से बात की हमारे संवाददाता पंकज राणा ने। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं आपको। जी, अब किस तरह से मैदान में हुर्रा 14 फरवरी परिवर्तन का दिन और उत्तराखंड की जनता परिवर्तन का मानस बना चुकी है और मुझे पूरा यकीन है कि
कि 14 फरवरी को कांग्रेस के पक्ष में मतदान होगा। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आएगी और एक विकासपरक सरकार आएगी, जनकल्याणकारी सरकार आएगी और उत्तराखंड एक 21वीं सदी के नौजवानों के भविष्य को संवारने वाली सरकार आएगी। मुर्रा कैसे होगा? भाजपा तो चुनौती के रूप में खड़ी है, क्या उससे डर है थोड़ा बहुत, या चुनावों में जिस तरह का पहले चलता रहता है तमाम चीज़ों को लेकर? चुनाव में भाजपा से जनता लड़ रही है क्योंकि जनता उनसे सवाल कर रही है पिछले 5 साल में क्या किया। तुमने हमारा मखौल बनाया, तुमने 3 मुख्यमंत्री थोप करके हमारा मजाक बनाया, तुमने कोरोना टेस्टिंग का घोटाला करके हमारे कुंभ को कलंकित करने का काम, उस पर एक दाग लगाने का काम किया तुमने जो है कोरोना के समय में लोगों को बचाने के उपाय करने के बजाय उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया। कोरोना में सर्वाधिक मृत्यु दर जिन 2 राज्यों में थी उनमें एक उत्तराखंड भी था। हरीश रावत जी कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? यदि अभी बस 2-1 दिन में हम पर्दा उठा देंगे। लड़ेंगे तो जरूर? मैंने कहा हम तो राजनीतिक नर्तक हैं, हम नाचेंगे जरूर। कुछ ये थे हरीश रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी। उनका साफ तौर पर कहना है कि चुनावों को लेकर उन्होंने तैयारी कर ली है और अब बेहतर तरीके से वो चुनावी मैनेजमेंट के तहत चुनावों में जाया जाएगा और फिर उसके बाद देखना होगा किस तरह से जो उत्तराखंड के मतदाता हैं आगे आते हैं और किस तरह से मतदान करते हैं। देहरादून से निशांत के साथ पंकज राणा, ABP। अब देखिए, जहां उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस अपने अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, तो वहीं इस बार बड़ी रणनीति के साथ प्रदेश में सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी के नेता लगातार भाजपा कांग्रेस को विकास के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हल्द्वानी पहुंचे दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने भाजपा कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए दोनों को ठगने वाली पार्टी करार दिया है। भाजपा का 5 साल इतना बेमिसाल रहा है कि 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। तो पहले मुख्यमंत्री का काम बेमिसाल था तो दूसरा क्यों आया, दूसरे का काम अगर बेमिसाल था तो तीसरा किस लिए आया? तो ये तो भाजपा ही प्रश्न में खुद ही घिरी हुई है। इसीलिए उत्तराखंड के लोग कांग्रेस को भी मौका दे चुके, भाजपा को भी मौका दे चुके। इस बार नया परिवर्तन चाहते हैं और यही वो लोगों की तमन्ना है जिसकी वजह से आज आम आदमी पार्टी को इतने बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में समर्थन मिल रहा है। बड़ी खबर है देहरादून से। शनिवार को शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर हुए तबादले। आचार संहिता लगने से पहले शिक्षा विभाग में फेरबदल हुआ है। बड़े पैमाने पर 5 साल के बराबर एक दिन में तबादले किए गए हैं। देखिए, जितने 5 साल में नहीं हो पाए उतने एक दिन में तबादले कर दिए गए। किसी को प्रमोशन मिला है तो किसी का एक्ट 27 में ट्रांसफर किया गया है। कुल मिलाकर के इधर से उधर हुआ है। बड़े पैमाने में अधिकारियों को इधर से उधर भेजा गया। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। किसी को प्रमोट किया गया है, किसी का ट्रांसफर हुआ है। ये बड़ी खबर। शनिवार को शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर तबादले हुए हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शिक्षा विभाग में लगातार मंथन भी चल रहा था। लगातार लंबे वक्त से खबरें ये आ रही थी कुछ बड़ा बदलाव भी हो सकता है। अब देखिए, आचार संहिता लगने से पहले ये ट्रांसफर जो किया गया है उसके भी अपने मायने हैं। कईयों को प्रमोट किया गया, कईयों का प्रमोशन हुआ है, कई ऐसे हैं जिनको इधर से उधर की जिम्मेदारी दी गई है। अब देखिए, लगातार लंबा मंथन चला, लगातार बैठकें भी मुख्यमंत्री स्तर पर शिक्षा विभाग को लेकर। अब ये बड़ी जानकारी है कि बड़े स्तर पर तबादले हुए हैं शिक्षा विभाग में। अब किसको कहां पर भेजा गया है, किसको कहां की जिम्मेदारी मिली है, कौन कहां पर शिफ्ट हुआ है, इस पर भी लगातार नजर होगी। 5 साल के बराबर एक दिन में तबादले किए गए हैं। और इससे पर अधिक जानकारी के साथ पंकज जुड़ चुके। पंकज, कुल कितने अधिकारियों का तबादला हुआ, क्या जानकारी है? देखिए दीपा, बड़े स्तर पर शिक्षा विभाग में तबादले कल हुए हैं। तकरीबन 100 से ज्यादा तबादले कल ही एक दिन में कर दिए गए हैं, क्योंकि कल उत्तराखंड में आचार संहिता लग गई। उससे पहले ही शिक्षा विभाग से बड़े स्तर पर तबादलियों की जो लिस्ट है वो जारी की गई थी शासन से। और ये इसलिए भी किया गया है क्योंकि कल आचार संहिता लगने के बाद प्रदेश भर में तबादलों पर पूरी तरह से रोक लग गई है, क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले ही ये कहा था कि जो भी 3 साल से ज्यादा जमे हुए लोग हैं उनको अलग अलग तबादले किए जाए। लेकिन इससे पहले शिक्षा विभाग में तबादले नहीं हुए थे। लेकिन बड़ी बात दीपा देखिए ये है कि पिछले 5 सालों से शिक्षा विभाग में तमाम जो अध्यापक हैं वो अपने ट्रांसफर के लिए शिक्षा विभाग के तबादले चक्कर काटते रहे और कई तरह से उन्होंने कोशिश की कि उनका तबादला जो नियम के तहत है वो किया जाए, क्योंकि शिक्षा विभाग में उत्तराखंड में तबादलों को लेकर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं। लेकिन आचार संहिता से ठीक 1 घंटे पहले एक लंबी फहरिस्त तबादलों की जारी करना कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े करता है। ये सारा मामला जो है सेटिंग गेटिंग से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें कई ट्रांसफर जो है प्रमोशन के आधार पर हुए हैं,
कई नियम 27 के तहत किए गए हैं और कई ट्रांसफर ऐसे हैं जो इस आधार पर कर दिए गए कि उनका कोई भी नियम इसमें नहीं आता। तो ये सवाल खड़े कर रहा है कि आचार संहिता लगने से पहले ही 1 घंटे पहले एक लंबी फहरिस्त जो है तबादलों की शिक्षा विभाग में की गई। कई सवाल भी इस तबादले के साथ ही उठ रहे हैं। पंकज, आप सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कोरोना के रफ्तार की। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कई महीनों के रिकॉर्ड लगातार टूट भी रहे हैं। एक दिन में 1560 नए मामले यहां पर सामने आए हैं और अब उत्तराखंड में कोरोना के जो एक्टिव केस हैं उनकी संख्या 3254 हो गई है। सबसे ज्यादा जो हालात खराब है वो देहरादून से 537 नए मरीज मिले हैं और इसके बाद नैनीताल से 404 नए केस मिले। हरिद्वार भी पीछे नहीं है, हरिद्वार से भी 303 नए मामले सामने आए हैं कोविड के। और एक दिन में 1560 नए केस मिलना, छोटा सा राज्य है उत्तराखंड, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। देहरादून में 537, नैनीताल में 403 केस आए हैं, हरिद्वार में 303। उत्तराखंड में मौसम का हाल आपको बताते हैं। शुरुआत में जो बारिश बर्फबारी अच्छी लग रही थी वो अब मुसीबत बनती जा रही है। जी, गंगोत्री नेशनल हाईवे बर्फबारी से पूरी तरीके से बंद। उत्तरकाशी में बारिश और बर्फबारी लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है पहाड़ों में और 1 दर्जन से ज्यादा गांव में पीने के पानी की किल्लत शुरू हो गई है। तापमान में भी भारी गिरावट से ठंड और ठिठुरन लगातार यहां पर बढ़ गई है। आम लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। स्थानीय जो लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। देखिए, पहले बरसात, उसके बाद बर्फबारी, ये दोहरी मार है ऊंचाई वाले लोगों के लिए। विकासनगर से खबर है, बर्फबारी ने बढ़ाई पर्यटकों के चेहरों की चमक। जी, चक्राता में लगातार बर्फबारी हो रही है। ऐसे में पर्यटक वहां पर बेहद मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बर्फबारी में डांस करते हुए लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। बारिश की वजह से कई जगह मलबा आने से हालांकि खबरें ये भी हैं कि रास्ते बंद हैं। रास्ता बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतार भी दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से चक्राता में बर्फबारी हो रही है उससे जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं उनके लिए यह खुशनुमा मौसम हो गया है।